हरिगंज गांव में मंगल अपनी माँ, बड़े भाई और भाभी के साथ रहा करता था। मंगल के पिताजी का देहांत कुछ वर्ष पहले हो गया था। माँ भी अक्सर बीमार ही रहा करती थी। मंगल का बड़ा भाई कुंदन दिन भर खेत में काम किया करता, लेकिन मंगल बस दिन भर इधर उधर घूमता। मंगल को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। वाह, क्या नजारा है! यह सुंदर सुंदर फूल और यह बहती हुई नदी एक अद्भुत शांति का माहौल बना रही है। आज मैं यहीं पर बैठकर बांसुरी बजाता हूँ। इसी तरह बेटी मधु, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे थोड़ा सा पानी लाकर दे दो। हाँ माँ जी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ये माँ बेटी ने तो मेरी जिंदगी को नरक बना के रखा है। माँ को काम बताने से फुर्सत नहीं है और बेटे को मक्कारी मारने से फुर्सत नहीं है। मेरे पति इतनी मेहनत से इस घर को चला रहे हैं, लेकिन इन लोगों को तो बस खाने और सोने से मतलब है। फिर मधु पानी लेकर अपनी सास को देती है और गुस्से में अपनी दोस्त सुमन के घर चली जाती है। कुंदन भी अपने घर वापस आ जाता है। तभी मधु अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहती है, मेरी बातों को आप ध्यान देकर सुनिए। मैं इस घर की बहुरानी हूँ, ना कि नौकरानी। दिन भर काम कर करके मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं और आप भी इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मंगल दिन भर बस इधर उधर घूमकर बांसुरी बजाता रहता है। उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए या नहीं? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वह अभी बहुत छोटा है। जब उस पर जिम्मेदारी आएगी तो वह खुद ब खुद जिम्मेदार हो जाएगा। लेकिन उसको जिम्मेदारी आएगी कब? जब वह बूढ़ा हो जाएगा। मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, अगर मंगल काम करेगा तभी वह इस घर में रह सकता है, नहीं तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। फिर आप सब खुशी से रहिएगा। अरे भाग्यवान, तुम इतनी कठोर बातें क्यों करती हो? मैं उससे काम करने के लिए कहूँगा और अपने साथ उसे खेत पर ले जाया करूँगा। हाँ, यही उसके लिए अच्छा रहेगा। दिन भर बातें करना, इधर उधर घूमना, क्या इससे पेट भर जाता है? इसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन की सुबह कुंदन अपने भाई को अपनी माँ और पत्नी के सामने डांटने लग जाता है। मंगल, अब तुम 20 साल के हो चुके हो। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सारे घर का बोझ मैं कितने वर्षों से अकेले उठा रहा हूँ। अब तुम्हें भी मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। हाँ भैया, आपकी बात सही है, लेकिन आप जानते हैं मुझसे खेती बाड़ी का काम बिल्कुल भी नहीं होता है और मुझे बांसुरी बजाने के अलावा दूसरा काम आता भी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब तू जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर ही जिंदा रहेगा। तुझे शर्म आनी चाहिए। भैया, आज आपको क्या हो गया है? आज आप इतनी कड़वी बातें कैसे बोल रहे हो? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। दोनों भाई की सारी बातें उनकी माँ सुन रही थी और उससे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और दिल का दौरा पड़ने के कारण उसने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद मंगल ने घर छोड़ने का निश्चय करके जंगल की ओर निकल गया। मंगल उदास मन से घने और डरावने जंगल में चला जा रहा था। चलते चलते कुछ दूर पर उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो जमीन पर बेहोश गिरा हुआ था। वह तुरंत उसके पास जाता है। उस व्यक्ति के पास ही एक पोटली रखी थी जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। देखने में तो ये कोई व्यापारी लगता है, क्योंकि इसके वस्त्र बिल्कुल व्यापारी वाले हैं और इस पोटली में अवश्य ही सोने के सिक्के होंगे। मुझे इस व्यक्ति को बचाना होगा। मंगल पास ही रखे पानी के पात्र में से पानी निकालकर व्यापारी के मुंह पर मारता है, जिससे कि वह व्यापारी बेहोशी से जाग जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है। पास ही पोटली को रखा देख वह खुश हो जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो जिसने मेरी जान बचाई है? वरना इस घने जंगल में मुझे कोई जंगली जानवर खा जाता। बेटा, तुम बहुत ही ईमानदार लड़के हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरी सोने के सिक्कों से भरी पोटली को लेकर यहाँ से भाग जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। ये तो हर इंसान का धर्म है कि वह एक दूसरे की सहायता करे। मैं ईमानदार और सच्चा हूँ, शायद इसलिए मेरी जिंदगी में इतना दुख है। पता नहीं ईश्वर अच्छे लोगों की जिंदगी में ही दुख और परेशानी क्यों देते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आखिर तुमने मेरी जान की रक्षा की है। मना मत करना, मुझे अपने पिता के समान ही समझो। व्यापारी की बातें सुनकर मंगल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह व्यापारी के साथ चलने को तैयार हो जाता है। दोनों घोड़े पर बैठकर व्यापारी के घर की ओर निकल जाते हैं। बेटी राधा, जल्दी से पानी लेकर आओ। राधा पानी लेकर आती है, लेकिन जैसे ही मंगल की नजर राधा के चेहरे पर पड़ती है,
तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि राधा को एक बीमारी थी जिसके कारण उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे। क्या बात है पिताजी, आप तो दूसरे गांवों में आम के बगीचे को खरीदने गए थे, लेकिन आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बस जा ही रहा था, तभी मुझे चक्कर आ गए और मैं घोड़े पर से गिर गया। इनसे मिलो, इनका नाम मंगल है। इन्होंने ही मेरी जान बचाई, वरना पता नहीं उस घने जंगल में मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। ये तो हर इंसान का धर्म है कि वह एक दूसरे की सहायता करे। फिर राधा वहाँ से घर के अंदर चली जाती है। तभी मंगल व्यापारी से कहता है, सेठ जी, आपकी पुत्री के चेहरे पर इतने सारे दाग धब्बे कैसे आ गए? और देखने में ऐसा लगता है कि उन्हें इससे बहुत ही पीड़ा भी होती होगी। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। 1 वर्ष पहले मेरी बेटी बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई और मेरी बेटी को एक बीमारी हो गई। और फिर मेरी बेटी का चेहरा कुछ ही समय में इस तरह हो गया। मैंने इसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर से कराया, लेकिन किसी के पास भी इसका उपचार नहीं था। फिर मुझे जंगल में एक साधु महात्मा मिले, जिनसे मैंने इस समस्या का समाधान पूछा। तब उन्होंने बताया कि नीलगिरी पहाड़ी के पीछे एक राक्षस रहता है जो इस बीमारी का इलाज जानता है, लेकिन जो भी उसके पास जाता है वह उसे खा जाता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही उससे इस सवाल का जवाब पूछ सकता है। मैंने कई लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर मंगल को उसी साधु की याद आती है जो उसे जंगल में मिले थे। सेठ जी, मैं भी अपने जीवन का उद्देश्य जानने के लिए जंगल में घूम रहा था। तभी मुझे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझसे जीवन का उद्देश्य जानने के लिए उसी राक्षस से पूछने के लिए कहा, और अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं उस राक्षस के पास जाऊंगा और इन सवालों के जवाब पूछूंगा, भले ही ये सब करने में मेरी जान क्यों ना चली जाए। व्यापारी मंगल के अटूट साहस को देखकर उसे राक्षस के पास जाने से नहीं रोकता है। मंगल अपने मन में दृढ़ विश्वास रखकर नीली पहाड़ी की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है जिसे उसे पार करना था। अरे अब क्या होगा? मैं यह विशाल नदी कैसे पार करूंगा? यहाँ तो कोई नाविक भी नहीं है। मंगल इसी तरह चिंता कर रहा था। तभी नदी में से एक सोने का मगरमच्छ बाहर आता है। मंगल उस मगरमच्छ को देखकर अचंभे में पड़ जाता है। तभी मगरमच्छ मंगल से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें इस नदी को पार करके नीलगिरी पहाड़ी के उस पार जाना है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता? मैं सब कुछ जानता हूँ। बस अपनी लालच के कारण मुझे एक साधु ने सोने का मगरमच्छ बना दिया है। अगर तुम मेरे श्राप का समाधान राक्षस से पूछ कर आ सकते हो तो मैं तुम्हें यह नदी पार करा दूंगा, नहीं तो तुम इस नदी को कभी पार नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं तुम्हारे इस श्राप का समाधान राक्षस से जरूर पूछूंगा। तुम मुझे यह नदी पार कराओ। इसके बाद मंगल मगरमच्छ के ऊपर खड़ा हो जाता है और कुछ ही देर में मगरमच्छ उसे वह नदी पार करा देता है। नदी पार करके मंगल आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हें नीलगिरी पहाड़ी के पार जाने का रास्ता बता सकता हूँ। आवाज सुनकर मंगल इधर उधर देखने लग जाता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। पीछे देखो, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। अच्छा, तो तुम बोल भी सकते हो। मैं इस जंगल में भटक गया हूँ और मुझे नीलगिरी पहाड़ी के पार जाना है, तो तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? हाँ जरूर, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें उस राक्षस से मेरे एक प्रश्न का उत्तर पूछना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वरना तुम यह जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, मेरा वादा है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उस राक्षस से जरूर पूछूंगा। बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है? कुछ समय पहले मेरे पास कई सारी जादुई शक्तियां थीं, लेकिन धीरे धीरे मेरी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। तुम उस राक्षस से पूछना कि मैं अपनी शक्तियों को दोबारा कैसे पा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा यह प्रश्न राक्षस से जरूर पूछूंगा। फिर वह पेड़ उसे रास्ता बता देता है। रास्ते पर आगे चलते हुए मंगल सोचने लग जाता है। साधु ने तो मुझे यह बताया था कि वह राक्षस सिर्फ 3 प्रश्नों के ही उत्तर देगा, लेकिन मेरे पास तो 4 प्रश्न हो चुके हैं। एक मेरा खुद का है, एक व्यापारी का, एक मगरमच्छ का और एक पेड़ का। अब देखते हैं क्या होता है। पहले मैं उस राक्षस से तो मिल लूं। बहुत देर तक चलने के बाद मंगल नीलगिरी पहाड़ी के पार पहुंच जाता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है जिसमें वह राक्षस रहा करता था। मंगल गुफा से कुछ दूर खड़ा था। तभी वहां पर एक बुजुर्ग महिला आती है।
तुम कौन हो बेटा, और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर एक मायावी राक्षस रहता है? वह तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। हाँ माँ जी, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे उस राक्षस से 4 सवालों के जवाब जानना है। नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब देता है, लेकिन आज तक कोई भी उससे सवाल नहीं पूछ पाया, क्योंकि सवाल पूछने से पहले ही वह उसे खा जाता है। अगर वह 4 सवालों के जवाब नहीं देता है तो मैं अपना सवाल उससे नहीं पूछूंगा और व्यापारी, मगरमच्छ और पेड़ के प्रश्नों का उत्तर ही पूछ लूंगा। लेकिन माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? मैं उस राक्षस की माँ हूँ। तुम अपनी जान पर खेलकर दूसरों के सवाल को पूछने आए हो। यह जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। तुमसे पहले जितने भी लोग आए थे वे सभी स्वार्थी थे, लेकिन तुम निस्वार्थ भाव से आए हो, इसलिए तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं अपने बेटे से पूछ लूंगी। तुम यहीं पर छुपे रहना। कुछ ही समय बाद वह राक्षस अपनी गुफा में वापस आ जाता है। तभी राक्षस की माँ राक्षस से कहती है, फाटा, मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा है। आज मैं तुझसे सिर्फ 3 प्रश्नों का जवाब जानना चाहती हूँ, लेकिन तू यह मत पूछना कि वह किसने पूछा है। ठीक है, तुमने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। बताओ, तुम्हारे 3 प्रश्न कौन से हैं? मेरा पहला प्रश्न है कि व्यापारी की बेटी के रोग का इलाज क्या है? राक्षस आंखें बंद करता है और एक मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद एक जादुई तेल प्रकट होता है। यह लो, इस तेल को जैसे ही उस व्यापारी की बेटी अपने चेहरे पर लगाएगी, वह फिर से उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी जितनी वह पहले थी। ठीक है बेटा, मेरा दूसरा प्रश्न है कि सोने के मगरमच्छ को श्राप से मुक्ति कब मिलेगी? वह मगरमच्छ अपनी लालच के कारण आज इस दशा में है। जैसे ही वह अपनी अंतरात्मा में संतोष की भावना उत्पन्न कर लेगा, उसी वक्त वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, मेरा तीसरा प्रश्न है कि जादुई पेड़ की शक्ति अब खत्म क्यों हो गई है? वह पेड़ बहुत ही घमंडी और स्वार्थी है। उसने अपने ऊपर लगे फलों को जंगल के किसी भी पक्षी या जानवर को खाने नहीं दिया, इसलिए वन देवता ने उससे उसकी सारी शक्तियां छीन ली हैं। जैसे ही वह परोपकार की भावना अपने अंदर लाएगा, उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी। ठीक है बेटा। इतना सुनकर बूढ़ी औरत मंगल के पास पहुंच जाती है और उसे तीनों प्रश्नों का उत्तर बताती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मंगल तीनों प्रश्नों का जवाब लेकर वहां से निकल जाता है। पहले वह पेड़ को उसके प्रश्न का जवाब देता है। जैसे ही पेड़ को उसकी गलती का एहसास होता है और अपनी गलतियों का पश्चाताप करते ही उसकी सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं, जिससे खुश होकर पेड़ उसे एक सुंदर सी बांसुरी देता है। फिर मंगल मगरमच्छ के श्राप का तोड़ बताता है, जिससे कि मगरमच्छ को मुक्ति मिल जाती है। अंत में वह व्यापारी के घर जाता है और व्यापारी को जादुई तेल देते हुए कहता है, राक्षस ने मुझे यह जादुई तेल दिया है, इसे आप अपनी पुत्री को दे दीजिए। तेल को चेहरे पर लगाते ही वह पहले से भी सुंदर हो जाएंगी। तेल लेकर राधा उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। तेल लगाते ही राधा पहले की तरह सुंदर हो जाती है। पिताजी, यह देखिए, मैं अब कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मंगल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो मैं अपनी खूबसूरती को दोबारा कभी नहीं पा सकती थी। मंगल बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री से शादी कर लो। मेरा कोई भी पुत्र नहीं है। राधा से विवाह होने के बाद तुम ही मेरे कारोबार को संभाल लेना। यह बात सुनकर मंगल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वह मन ही मन राधा के व्यवहार और उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था। राधा से शादी करने के बाद वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।